नमस्कार साथियों, मैं दया प्रकाश जहांगीर, केमिस्ट्री लेक्चरर इन मैट्रिक्स क्लासेज रिंगस। मैं आप सभी का मैट्रिक्स क्लासेज रिंगस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के चलते जो अपनी कंटिन्यू क्लासेज चल रही थी वो अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं अब आपको ऑनलाइन क्लासेज दे रहा हूं। इन क्लासेज में अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि मिले तो आप इस त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस त्रुटि के सुधार करके और आपको फिर से नया वीडियो अपलोड करके दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। तो बेटा, जैसे हमें पता है अपने कुछ टॉपिक्स पहले से पूरे हो चुके हैं और कुछ टॉपिक्स अपने बकाया भी है। जो टॉपिक्स अपने अभी बचे हुए हैं मैं आपको एक बार उन टॉपिकों के बारे में बता देता हूं कि अपने कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं। अपना एक टॉपिक तो बचा हुआ है साम्य, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक अपना बचा हुआ है एस ब्लॉक। तीसरा टॉपिक अपना बचा हुआ है डी ब्लॉक। एक अपना टॉपिक बचा हुआ है ऊष्मागतिकी। और एक अपना कुछ पार्ट बचा हुआ है, शायद वो पूरा भी हो गया होगा और नहीं हुआ तो उसका वीडियो मैं बना के भेज दूंगा, और वो है अपना मेटलर्जी यानी धातु क्रम, जो वैसे लगभग कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे साम्य की। इस टॉपिक के बारे में फिर अपन कंटिन्यू ब्लॉक वाले टॉपिक पढ़ लेंगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में अपन ऊष्मागतिकी। ये जनरली अपने मोस्टली 4 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो साम्य पर करेंगे, साम्य वाले टॉपिक पर। इसको हम कंटिन्यू समझते हैं, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है साम्य, जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हम बात करें साम्य की तो ये जो साम्य वाला टॉपिक है ये वो जेड के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साम्य में अपने पास 2 प्रकार के पार्ट हैं। एक तो होता है अपने पास रासायनिक साम्य, और एक होता है अपने पास आयनिक साम्य। ये जो रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य ये एक दूसरे से कंबाइंड टॉपिक है, यानी एक दूसरे से अटैच टॉपिक है। हम यदि रासायनिक साम्य को डिटेल से अच्छे से समझ लेंगे तो आयनिक साम्य समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो रासायनिक साम्य है वो एक टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया उसमें ये रासायनिक बलगतिकी, इस रासायनिक बलगतिकी वाले टॉपिक से भी रिलेटेड है। यानी अपने को पहले ये रासायनिक बलगतिकी वाला जो टॉपिक है उसको एक बार पढ़ ही लेना है। इसको पढ़ने के बाद में अपने को रासायनिक साम्य वाले टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इससे कनेक्ट है। और अगर ये दोनों टॉपिक अपने क्लियर हो गए तो फिर अपना ये जो आयनिक साम्य वाला टॉपिक है ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। बात करें हम जेड के व्यू से कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक से और कुल मिला के अगर अपन इसको भी कंबाइन करें तो इन तीनों टॉपिक से जेड में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। श्योर है, प्रत्येक ईयर इन तीनों टॉपिकों से मिला करके 7 या 8 वाले क्वेश्चनों का रेशियो रहता ही रहता है। और ये बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत आसानी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं। 7-8 क्वेश्चनों में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान मिलेंगे, बहुत इजी। बाकी 2-3 जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे बेस पर होते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन अपने यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन दोनों टॉपिकों को तो अपने को छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जेड के विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फिजिकल पार्ट में से, ठीक है। बात करते हैं हम आज वाला टॉपिक जो अपना वो रहेगा रासायनिक साम्य। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम आयनिक साम्य की। रासायनिक साम्य
इस रासायनिक साम्य की बात करें तो रासायनिक साम्य में मुख्य रूप से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, या ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। और वो जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, उसकी बल गतिकी क्या है, वो किस प्रकार से भाग ले रही है, यानी वो मंद गति से चलेगी, तीव्र गति से चलेगी, उसकी रेट क्या होगी, उस पर साम्य किस प्रकार से आएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं, रासायनिक साम्य के अंदर बात करते हैं। तो इस रासायनिक साम्य के अंदर अपना सबसे पहला पार्ट रहेगा अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार अपन बात करें तो मुख्य रूप से अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मैं अभिक्रिया को रिएक्शन लिख रहा हूं। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं बल गतिकी के आधार पर, ना कि उष्मा के उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर। वैसे वो दो अलग अलग हो जाएगी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बल गतिकी के प्रकार के आधार पर। तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं को इस वाले एरो द्वारा, ये दोनों तरफ चिन्ह होते हैं, आप इस वाले एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम इस वाले एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसको इस वाले एरो से प्रदर्शित किया जाता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसको इस वाले एरो से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है। जैसे एक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी दो अभिकारक आपस में क्रिया करके सीओडी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये एक अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया में ये जो एरो होता है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो तो होता है अभिकारक, ठीक है, और राइट हैंड साइड में होता है वो होता है उत्पाद। ये उत्पाद होता है। तो मैं बात कर रहा हूं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाए और उत्पाद पुनः क्रिया करके क्या बना दे, अभिकारक बना दे। यानी ये अभिक्रिया जो है वो दोनों तरफ चलती रहती है। इसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद फिर पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक बना देते हैं। तो ऐसे वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो ये ए और बी है, ये अभिकारक है और ये क्रिया करके बनाएंगे सीओडी उत्पाद। ये दोनों अभिकारक हो गए और ये हो गया अपना उत्पाद। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें अभिकारक क्रिया करते हैं और वो उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पाद पुनः क्रिया करके कभी भी अभिकारक का निर्माण नहीं करेंगे। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद पुनः क्रिया करके अभिकारक बना रहे हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। समझे बात? ये पूर्ण नहीं होगी। जबकि ये जो अभिक्रिया है ना वो एक निश्चित समय बाद में क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर सारे के सारे अभिकारक इसमें बदल जाएंगे उत्पाद में, इसलिए ये अभिक्रिया जो होती है ना वो एक निश्चित समय बाद में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। समझ आ रही बात? और ये जो अभिक्रिया है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। अगला पॉइंट जो सबसे मोस्ट है और वो क्या है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अपना रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य की बात करें तो रासायनिक साम्य को समझने से पहले बेटा अपने को पढ़ना है अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बारे में बात करते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो अपने पास जो अभिक्रियाएं हैं वो जनरली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को इस वाले एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार के एरो द्वारा, जबकि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को इस वाले एरो द्वारा, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात करें कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि मैं एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहा हूं जिसमें ए और बी दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके सी और डी उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये ए और बी आपस में जो है क्रियाकारक है वो मिलकर के सी और डी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करें, लेकिन इसमें क्या होता है कि उत्पाद पुनः आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, क्रियाकारक का। इस कारण ये अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में भी चलती रहती है और पश्च दिशा में भी चलती रहती है। अगली बात करें कि इस अभिक्रिया की बात करें तो ये इस अभिक्रिया में ये अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना रहे और उत्पाद मिलकर के अभिकारक बना रहा है, इसलिए ये जो अभिक्रिया वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी, ये पूर्ण नहीं होती। अगली बात करें जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इस प्रकार की अभिक्रिया में अपने को साम्य अवस्था जो है वो प्राप्त होती है, साम्य अवस्था प्राप्त होगी। अगली बात करें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण करें। ये आपस में ए और बी क्रियाकारक है जो कि मिलकर के सी और डी उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में ये जो उत्पाद है ना वो पुनः क्रिया करके, ये जो उत्पाद है वो पुनः क्रिया करके क्रियाकारक का निर्माण नहीं करते, इसलिए ये अभिक्रिया जो है वो एक निश्चित समय बाद में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। एक निश्चित टाइम बाद में ये पूर्ण हो जाएगी। अगली बात करें इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अपने को कभी भी साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अभिक्रियाओं के प्रकार की, और वो है ऊष्मा के आधार पर। देखो जो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार अब की बार समझेंगे हम ऊष्मा के आधार पर। ये जो अपना पॉइंट है वो मोस्ट पॉइंट है, इस ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार की। अपन बात करें ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो मैंने बोला ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया को डेल्टा H बराबर पॉजिटिव द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होती है, जबकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो होती है उसके लिए डेल्टा H नेगेटिव होती है। अगली बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं किसे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो जब आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ ऊष्मा का अवशोषण करके वो किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों से उत्पाद बन रहा है और उस दौरान ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है तो वो अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा शोषी। जबकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जब मिलकर के उत्पाद का निर्माण करें और कुछ मात्रा में ऊष्मा यहाँ से बाहर निकले तो वो वाली हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी। अर्थात इसमें क्या होता है कि जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो इस दौरान अभिक्रिया में से ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अगली बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण की, ये मोस्ट पॉइंट अपना ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण का। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता अपना एक तो विघटन की अभिक्रिया, विघटन की रिएक्शन। विघटन की अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसको कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे कि मैंने लिया है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विघटित हो रहा है और बना रहा है PCl3 प्लस Cl2, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस
क्लोरीन। अब देखो विघटन की अभिक्रिया को समझने का सीधा सा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में इधर अभिकारक की तरफ एक मोल हो, ठीक है ना, या एक अभिकारक हो और वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करे, तो वो वाली अभिक्रिया हो जाएगी अपनी विघटन की अभिक्रिया। समझ रहे हो ना? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक प्रकार का अभिकारक टूट करके दो या दो से अलग अलग प्रकार के उत्पादों का निर्माण करे, तो वो हो जाएगी विघटन की अभिक्रिया। जैसे देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि HI है, ये 2 मोल HI जो है वो विघटित हो रहा है H2 प्लस I2 में। तो यहाँ भी देखो एक HI है, ये एक प्रकार का अभिकारक टूट करके एक तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है और एक बना रहा है आयोडीन, तो दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनेगी नहीं। तो जब एक प्रकार का अभिकारक दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए तो वो वाली अभिक्रिया हो जाएगी अपनी विघटन की अभिक्रिया। ये जनरली उष्माशोषी का उदाहरण है। अब बात करते हैं हम उष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण की। तो इसमें पहला आ जाता है निर्माण की अभिक्रिया। निर्माण की अभिक्रिया, निर्माण की अभिक्रिया को समझने के से सीधा सा मतलब है इन अभिक्रियाओं का उल्टा। जैसे कि मान लो PCl3 और Cl2, ये दोनों आपस में मिलकर के बना रहे हैं PCl5। अब इसको कैसे समझेंगे? निर्माण की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक क्रिया करके एक ही प्रकार का उत्पाद बना रहे हैं, तो वो एक प्रकार की कौन सी हो जाएगी? निर्माण की अभिक्रिया हो जाएगी। ये पहला एग्जांपल हो गया अपना। दूसरा जैसे मान लो H2 और I2 जो है वो दोनों मिलकर के बना रहे हैं 2HI। तो यहाँ भी देखो दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक हैं और ये दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक मिलकर के एक ही प्रकार का क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी कौन सी हो गई? निर्माण की अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल है इसी का उष्माक्षेपी का दहन की अभिक्रिया। दहन की अभिक्रिया, दहन की रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, वो एक प्रकार की दहन की अभिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने कार्बन की अभिक्रिया करवा दी O2 के साथ। जब हम कार्बन की अभिक्रिया O2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ बनेगी CO2 गैस। तो ये एक प्रकार की दहन की अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ मैंने कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है? ऑक्सीजन के साथ। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो सल्फर की अभिक्रिया O2 के साथ करवा रहे हैं तो बनेगा SO2। ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? दहन की अभिक्रिया। तो जो दहन की अभिक्रिया है वो भी किसका उदाहरण होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। तीसरा एग्जांपल है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, वो एक प्रकार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखो ये NaOH एक क्षार है और HCl एक अम्ल है। तो जब एक क्षार और एक अम्ल दोनों आपस में मिलकर के एक लवण का निर्माण करे तो वो एक प्रकार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। और जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो एक प्रकार की उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर अपने को मुख्यतः इस उष्माशोषी और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अपने को मेनली उदाहरणों के बारे में याद रखना है। जनरली अपने को उदाहरण याद होने चाहिए कि कौन सा उदाहरण उष्माशोषी अभिक्रिया का है और कौन सा उदाहरण अपना उष्माशोषी अभिक्रिया। एक अपवाद है जो अपने को याद रखना है और वो क्या है कि N2 प्लस O2 ये आपस में मिलकर के बना रहे हैं 2NO। ये जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार की निर्माण की अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक आपस में मिलकर के एक ही प्रकार का उत्पाद बना रहे हैं। और मैंने बोला कि अलग अलग अभिकारक मिलकर के जब एक ही प्रकार का उत्पाद बनाए तो वो तो निर्माण की अभिक्रिया। और जो निर्माण की अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? उष्माशोषी या उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये निर्माण की अभिक्रिया, वो उदाहरण है उष्माशोषी का। उष्माशोषी का वैसे तो ये अभिक्रिया होनी चाहिए थी उष्माक्षेपी, लेकिन ये अपवाद स्वरूप कैसी होती है? उष्माशोषी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है।